ये आपके सिलेबस का यूनिट 4 है। इसमें सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल कोलिजन है सिलेबस में, वो पढ़ते हैं। जो बेसिक आपका 1 डायमेंशनल कोलिजन ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो कोलिजन में जो मेन चीज आपको ध्यान रखना रहता है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में होगा। 1 डायमेंशनल तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा जिसमें एक एक्सिस में कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपल है। ये सेकेंड पार्टिकल है, ये रेस्ट में है। ये आपका फर्स्ट पार्टिकल यूएन वेलोसिटी से आ रही है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, एक पार्टिकल जो m1 है, ये m1 है वो थीटा 1 एंगल से स्कैटर्ड हो गया, और दूसरा जो पार्टिकल m2 है वो थीटा 2 एंगल से स्कैटर्ड हो गया। ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 है और वेलोसिटी v2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो एक्स एक्सिस में कंजर्व करेंगे, फिर अलोंग वाई एक्सिस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी कोलिजन से पहले, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कोलिजन के बाद। तो आप इस सिंबल सब याद रखो, m1 m2, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है कोलिजन से पहले, और v1 v2 फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद। एंगल जो है स्कैटर्ड एंगल है थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, तो सिंपल है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, m1 u1 है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और एक्स एक्सिस पे आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इतना ध्यान होगा। देखो ये एंगल है, ये वेलोसिटी v1 था, तो एक्स एक्सिस ये क्या है, थीटा 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या था, इस तरह से था, ये थीटा 2, वेलोसिटी v2, पार्टिकल m1 m2। एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1, ये देखो थीटा 1 है तो cos थीटा 1, तो इसका एक्स एक्सिस प्लस m2 v2 cos थीटा 2, वही किए हुए यहाँ पर। वाई एक्सिस में देखो, बिफोर कॉलिजन क्या था, पार्टिकल का एक था un वेलोसिटी, दूसरा रेस्ट में था u2। बिफोर कॉलिजन में वाई एक्सिस पे क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो मोमेंटम जीरो है। और आफ्टर कोलिजन देखो, एक वाई एक्सिस पे ये आएगा m1 v1 साइन थीटा 1, और एक वाई एक्सिस पे ऐसे आएगा m1 v1 साइन थीटा 2। क्या है, दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। बस तुम्हें ये आना चाहिए, ये समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन कर लोगे। नहीं समझ में आए फिर से पॉज करके दोबारा सुन लो। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम है। अगर एक पार्टिकल रेस्ट में पहला, जैसा फिगर में केस था, तो तुम्हारा क्या होगा, u2 जीरो हो गया, u2 जीरो हो गया तो उसी को यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, ये इक्वेशन समझ लो, आसानी है। ध्यान रखो बस दो ही चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वन पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो हम लोग एक ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे हम लोग एक डेरिवेशन को बस देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो वो सेम फिगर है जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये देखो सेम फिगर है, ये यहाँ पर है, ये क्या है, u2 रेस्ट में है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2 एंगल थीटा 1 थीटा 2। तो यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट इनिशियली क्या हुआ, ऊपर जो हमने किया था वो यहीं पे किया था। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या हुआ, mu1, सेकंड पार्टिकल जीरो है, mu1 हो गया, और mv1 cos थीटा 1 mv2 cos थीटा 2, एक्स एक्सिस पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, मास सेम है, m है, m1 m2 की जगह दोनों क्या है, बराबर m है, तो mm कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, शो दैट इन द लैब फ्रेम द टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम मास विल मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन इफ वन ऑफ दीज इज नॉट इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। मतलब हमें प्रूफ करना है लैब फ्रेम में अगर दो पार्टिकल सेम मास का है m, हमने सेम मास m मान लिया,
सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो दोनों क्या होगा, कोलिजन के बाद 90 डिग्री पर मूव करेगा। कोलिजन के बाद हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रोसेस सेम है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था 2D में, उसी प्रोसेस को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। बस जो केसेस है उसको अप्लाई करते जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन mu1 इक्वल टू mv1 cos थीटा वन sin v2 cos थीटा टू, क्यों हुआ, क्योंकि ये जीरो है तो सेकेंड टर्म चला गया। मास क्या है, सेम है, तो m1 m2 की जगह m आ गया, mm कैंसिल हो गया, तो u1 v1 cos थीटा वन प्लस v2 cos थीटा टू। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या है, ऊपर जाके अपना देख लेना। ठीक है, y एक्सिस से तुम्हारा ये आ जाएगा, m1 m2 की जगह m आएगा, तो mm कैंसिल हो गया, तो v1 sin थीटा वन इक्वल टू v2 sin थीटा टू। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट देख लो यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m u1 स्क्वायर, कोलिजन से पहले, क्यों, क्योंकि u2 यहाँ पर क्या है, जीरो है, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ v2। मास सेम है तो एम कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो तुम्हारा ये रिलेशन आ गया, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, इन दोनों इक्वेशन से v1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे un स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करो, un स्क्वायर करोगे तो un स्क्वायर प्लस, देखो कैसे सॉल्व कर रहा है, आ, हाँ ओके, ये देखो v1 cos थीटा वन है, v1 sin थीटा वन है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर होगा ना भाई, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वन। ठीक है, तो un स्क्वायर माइनस प्लस vt स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू माइनस 2 u1 v2 cos थीटा टू। ठीक है, यही होगा। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन से ये होगा, ये सेकेंड टर्म जो है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन इक्वल टू v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, फर्स्ट से ये टर्म आया, अब इन दोनों को ऐड कर देना, तो cos स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन वन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो बस वहीं से ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ये रिलेशन हमें un स्क्वायर का, ये रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी से, un स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हमने डाल दिया, ये दोनों v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा टू इक्वल टू v2 बाई u1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और cos थीटा वन, सिमिलरली जिससे जो हमने ये देखो सेम प्रोसेस, जैसे v1 स्क्वायर निकाला, सेम प्रोसेस हम लोग क्या निकालेंगे, v2 स्क्वायर, वहां से आ जाएगा cos थीटा वन इक्वल टू v1 बाई u1। ठीक है, समझ में आ गया, हमने एक प्रोसेस से cos थीटा टू का रिलेशन निकाल लिया, v2 बाई u1 आ गया। प्रोसेस क्या था, ये इक्वेशंस था, इस इक्वेशन से हमने v1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो यहाँ पर है, v1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर un स्क्वायर की जगह इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से ये relation आ गई। अब यहाँ पर रिलेशन ये पता है तुम्हें, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, cos स्क्वायर थीटा में जो ऊपर रिलेशन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वन, cos थीटा वन प्लस माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू
π/2। ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था, अगर दो पार्टिकल है जिसका मास सेम है m, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में यानी u2 इक्वल टू 0 है, तो स्कैटर्ड होने के बाद एंगल क्या बन रहा था, θ1 θ2, इन दोनों को सम जो होगा वो हमेशा π/2 90 डिग्री। ठीक है, तो 2D कोलिजन है सिलेबस में, 2D कोलिजन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, साफ साफ लिखना और अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चन। तुमको आंसर तक नहीं जाना। अगर तुम रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। स्टेप्स मार्किंग मिलेगा और अच्छा मार्क्स मिलता है। फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। बिल्कुल गधे की तरह रामायण लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। कुछ लोग इतना लिखते हैं फिजिक्स में भी, जैसे लग रहा है हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं। एप्लीकेशन देख लो, बिलियर्ड, स्नूकर, न्यूक्लियर स्कैटरिंग, पार्टिकल मॉलिक्यूलर यही सब। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेबस में है, वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंटर ऑफ फोर्सेस। देखो कोई भी जो एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड, ये है लेबोरेटरी लैब फ्रेम। ठीक है, ये आपका है। तो देखो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले लेबोरेटरी फ्रेम का। तो लेबोरेटरी फ्रेम इज अ फ्रेम ऑफ फ्रेम दैट इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ और एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। तो मतलब देखो नॉर्मल में ये क्या है, हम लोग जो भी हमारा लैब होता है हमारे कॉलेजेस में कहीं, वो सब क्या है, लैब फ्रेम। क्यों? ऑब्जर्वर रेस्ट में है। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में लेग में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू द लैब। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, तो पार्टिकल का जो, ठीक है, जो ये सब हमारे कॉमनली यूज रियल एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जो लैब फ्रेम होता है उसमें मेनली क्या होता है, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेम बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंट या किसी इवेंट को ऑब्जर्व करने का एक फिजिकल स्पेस में एक लोकेशन होता है, एक ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो फिक्स होता है। वहां से हम किसी इवेंट को मेजर कर रहे हैं। तुम कुछ भी देख रहे हो, हवा में पतंग उड़ रहा है, कुछ भी देख रहे हो, वो सब क्या है, तुम एक जगह से चीजों को देख रहे हो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां से तुम चीजों को देख रहे हो। वो अगर फिक्स है उसको बोल रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम, फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो मोमेंटम क्या होता है, जो जो भी तुम अब तक पढ़े हो क्लास 11 में, सब के सब लैब फ्रेम में ही होता है। ठीक है, इसलिए तुम लोग एक एज्यूम कर रखे हो कि हर चीज ऐसी। तो ये जो तुम ये जानते हो फॉर्मूला, जो तुम जान रहे हो मोमेंटम का, m1 प्लस m2v2, ये बेसिकली क्या है, लेफ्ट फ्रेम से मोमेंटम आता है। दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर, जैसे तो दो पार्टिकल है, अगर m1v1 वेलोसिटी है, m2v2 है, तो तुम्हें पता होगा कि ये दो पार्टिकल, सब क्लास 11 के मैकेनिक्स में है, बेसिक है। अगर दो पार्टिकल है, एक मास m1 है, ये मास m2 है, m1 है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2, तो इनका क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो वही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो ये इस फॉर्मूला से आता है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ मास से चीजों को देख रहा है, तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जैसे ये एक सिस्टम हुआ, इसका कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, बीच में कहीं पे होगा, नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर लैब से मेजर कर रहे हैं तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पे रहेगा तो सेंटर ऑफ मास, कभी उसको लगेगा कि वो मोशन में है, कभी फील नहीं। तुम ट्रेन में बैठे हो, चारों साइड से खिड़की दरवाजा बंद कर दो, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा ट्रेन चल रही है। अगर बिल्कुल स्मूथ ट्रेन चले, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम मोशन में? खिड़की खोल के बाहर देखते हो तो बाहर का पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तब तुम्हें लगता है वो हमारी ट्रेन चल रही है।
या बस चल रही है, एग्जैक्टली वही चीज है। ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास मोशन में, उसके लिए तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट हो गया ना, इसीलिए बोल रहा है सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, और मोशन अपीयर्स सिमेट्रिक इन कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। और इसको हम लोग आगे फिगर से देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर डायग्राम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो हम कोलिजन को देखते हैं वो क्या वेक्टर डायग्राम बनता है, लेफ्ट फ्रेम से वेक्टर सेंटर ऑफ मास को, सॉरी लेफ्ट फ्रेम से जो हम कोलिजन को देखते हैं तो क्या वेक्टर डायग्राम बनता है। दोनों वेक्टर को कोरिलेट करके सारा स्कैटरिंग एंगल, रिकॉल एंगल, इस सबका रिलेशन निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर डायग्राम को समझ लोगे, रिलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो एक रिलेशनशिप है, v is the velocity of a particle in the left frame, then its velocity in the center of mass frame, क्या होता है, v i dash अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, लेफ्ट फ्रेम से माइनस bc है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो जो अभी हमने एक अभी अभी जो तुमने कोलिजन पढ़ा, वो कोलिजन क्या था, देखो एक पार्टिकल था m1, इसकी वेलोसिटी थी u1, ये इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा था। दूसरा क्या था m2, ये रेस्ट में था u2 0। कोलिजन के बाद ये इस ऐसे गया था, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था एंगल थीटा 1 है, एंगल थीटा 2। ठीक है, ये वही वही डायग्राम जो कि कॉपी में है, नोट्स थोड़ा सा डल हो गया है, काफी पुराना नोट्स है। ठीक है, ये वेलोसिटी v1 v2 हो गया, ये आफ्टर कोलिजन हुआ। तो ये बेसिकली क्या था, लैब फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक पार्टिकल उसे अपीयर होगा, इस डायरेक्शन में आ रही है u1, इसको तुम डैश करो, सेंटर ऑफ मास को हर जगह हम लोग डैश से लिख रहे हैं, और दूसरे पार्टिकल लगेगा u2 डैश। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास पे, इसमें ऑब्जर्वर को स्टार्टिंग में दूसरा पार्टिकल इधर से अपीयर होगा बिफोर कॉलिजन। ठीक है, ये मैं, ये है तुम्हारा बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर, आफ्टर कॉलिजन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखो। कोलिजन के बाद क्या मैंने बताया था, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में होने के लिए अगर स्कैटरिंग हो ही रहा है, जो पार्टिकल है हमेशा अपोजिट ही रहेगा, तभी वो नेट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो रहेगा। तो m1 v1 डैश का डायरेक्शन अगर ये है सेंटर ऑफ मास में, तो जो दूसरा पार्टिकल है उसका ठीक इसके अपोजिट होगा v2 डैश। ये एंगल को तुम अल्फा भी मान सकते हो या थीटा डैश भी मान सकते हो। ये होता है तुम्हारा, ठीक है, ये थीटा डैश मान लो। और ये ये एंगल और ये एंगल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यही रीजन है इस नेट सेंटर ऑफ मास जीरो है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का एग्जैक्ट अपोजिट है, मोमेंटम एग्जैक्ट अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि नेट सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा, जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। ये लेफ्ट फ्रेम में हम लिख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, पॉज करके फिर से सुन लो। अब हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डेरिवेशन है, इसमें हम लोग एक कोरिलेशन को निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी एंड लैब वेलोसिटी। ठीक है, तो अब तक ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन, ये तीनों, ये मैं अभी जस्ट डिराइव किया, सेम है लेफ्ट फ्रेम में, स्टार्टिंग में जो मैंने
इक्वेशंस लिखा था, सेम इक्वेशंस है। इसमें क्या है, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, और यहाँ पर क्या है, मास m1 और m2 लेफ्ट फ्रेम का। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब तुम आ जाओ, तो ये है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट फ्रेम। और यहाँ देखो, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो मैंने क्या बोला है, बिफोर कॉल सेंटर ऑफ मास इज मोमेंटम इज ऑलवेज एट रेस्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो बिफोर कॉलिजन क्या रेस्ट में है, रेस्ट में है, मीन्स क्या है, m1 u1 डैश और m2 u2 डैश, ये क्या होगा, जीरो होगा, रेस्ट में है मोमेंटम नेट जीरो होगा। इसमें बोल रहा हूँ डैश जो लगा है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए, u1 डैश और u2 डैश वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम नेट मोमेंटम इज जीरो बिफोर कॉलिजन एज वेल एज आफ्टर कॉलिजन। फिर देखो दूसरा टर्म, देखो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन, ये भी जीरो होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये भी जीरो। नेट मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बिफोर कोलिजन जीरो है तो जीरो हो गया ये, और आफ्टर कोलिजन भी जीरो है तो ये भी तुम्हारा जीरो है, ये तुम्हारा आफ्टर कोलिजन का नेट मोमेंटम। समझ में आ गया, तो यहां से तुम्हारा ये रिलेशन आ गया, m1 u1 डैश इक्वल टू m2 u2 डैश। हम नेट मोमेंटम को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ मत कंफ्यूज है ना, माइनस साइन कहाँ आ रहा है, माइनस साइन जब वेक्टर को लेंगे तब है, मोमेंटम ले, नेट मोमेंटम मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखो, m1 u1 डैश इक्वल टू m2 u2 डैश बिफोर कोलिजन, m1 v1 डैश इक्वल टू m2 v2 डैश आफ्टर कोलिजन, कंसिडरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, m1 u1 डैश, ये देख लो सेम है, सिंपल है, u1 डैश u2 डैश बिफोर कोलिजन था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि u2 तो जीरो था, अरे u2 जो था, सेकेंड पार्टिकल जो रेस्ट में था, वो लेफ्ट फ्रेम में जीरो था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो नहीं है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसको अपोजिट डायरेक्शन से दो पार्टिकल लगेगा, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा U2 डैश है और U1 डैश है, और यहाँ पे U1 और U2 है, तो U2 यहाँ जीरो है लेफ्ट फ्रेम में। यहाँ यही कंफ्यूजन होता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, U1 और U2 इक्वल टू जीरो, मतलब सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, कब है, लेफ्ट फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल बिफोर कोलिजन मोशन में है, बस कंसीडर क्या है, नेट मोमेंटम जीरो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। चलो ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ समझ लिए होगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन या फिर ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, अब ये देखो, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, तो तीनों इक्वेशन को यूज करके 4 5 6 से जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है, तीनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है u1 डैश इज इक्वल टू v1 v1 डैश। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश। समझ में आ रहा है, क्या इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो u1 डैश क्या था, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, और v1 डैश है कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, दोनों बराबर है। ठीक है, u2 डैश कोलिजन से पहले की थी, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल, यही रिजल्ट निकलना है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट को, वो लेफ्ट फ्रेम और सेंटर फ्रेम, हमेशा ध्यान रखो, कंडीशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नेट मोमेंटम जीरो होता है, लेफ्ट फ्रेम में एक पार्टिकल u1 है और सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेकंड पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, दोनों के डिफरेंस को बस ध्यान रखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ये हमारा रिजल्ट रहा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम एंड लैब सिस्टम। ठीक है, देखो बहुत आसान है यार, मैं तुम्हें वेक्टर डायग्राम दे रहा हूँ। तुम्हें पता था ये? लैब सिस्टम में क्या था, जो M1 पार्टिकल था वो इस तरह से स्कैटर्ड हो रहा है V1 वेलोसिटी से। ठीक है, और एक मिनट, सिस्टम है hang हो रहा है। चलो ठीक है, देखो अभी चीजें बहुत आसान है, बस तुम इस वेक्टर डायग्राम को समझो। यहाँ पर लैब फ्रेम का V1 है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये तुम्हारा V1 हो गया। फिर नीचे तुम्हारा VCM है, ये तुम्हारा VCM है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये तुम्हारा V1 डैश है। ठीक है, तो V1 तुम्हारा है लैब फ्रेम में कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, V1 डैश है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, और ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। और यहाँ पर देखो, ये है लैब फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल, तो तुम थीटा वन वो सब देख रहे थे, इसको तुम अल्फा भी मान सकते हो, थीटा वन भी मान सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, एग्जाम हो सकता है स्कैटरिंग एंगल तुम अल्फा के टर्म में भी लिख सकते हो, हमेशा ध्यान रखो स्कैटरिंग एंगल जो स्कैटर्ड होके ऊपर जो डायग्राम बना है तुम्हारा, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेम स्कैटरिंग एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा डैश है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। देखो पीछे जाके देखो, मैंने बनाया था ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो वेलोसिटी V1 ऊपर था, V2 डैश, V1 डैश ऊपर था, V2 डैश नीचे था, तो दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या था, थीटा डैश। लेफ्ट फ्रेम में V1 V2 था, V1 ऊपर था, V2 नीचे था, तो जो ऊपर वाली जो एंगल उसी को स्कैटरिंग एंगल का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। बहुत सिंपल है, तुम्हें ये वेक्टर डायग्राम ध्यान रखना है। वेक्टर डायग्राम देखो क्या है, V1 इक्वल टू VCM प्लस V1 डैश, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को ऐड करो तो V1 के बराबर होगा। अब जब एक्स कंपोनेंट लो, V1 cos थीटा VCM प्लस V1 डैश cos थीटा डैश। ठीक है, और y कंपोनेंट V1 sin थीटा इक्वल टू V1 डैश sin, इस वेक्टर डायग्राम में देखो y कंपोनेंट बराबर होगा, y और x कंपोनेंट में VCM एक फैक्टर आ रहा है, y कंपोनेंट में VCM नहीं है, तो इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को लिख लिए, डेरिवेशन हो गया तुम्हारा, बस दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डैश cos थीटा प्लस V1 डैश बाई VCM। VCM की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेकंड पार्टिकल में क्या है, रेस्ट में, तो M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, U2 जीरो है तो VCM की वैल्यू आ गई, और U1 डैश की वैल्यू UN माइनस VCM, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का रिलेशन था ना, UN डैश इक्वल टू UN माइनस VCM, VCM की वैल्यू डालो, ये आ जाएगा M2 UN बाई M1 प्लस M2। और तुमको ये भी पता है UN डैश इक्वल टू
v1 डैश। अभी सॉल्व किए थे, डिराइव किए थे पहले, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन से पहले की वेलोसिटी और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी दोनों बराबर होती है। तो VCM बाई V1 डैश करो, सॉल्व किए तो M1/M2। ठीक है, बस उसको हमने डाल दिया, हमारा इक्वेशन आ गया साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डैश प्लस M1/M2। तो ये टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा तुम्हारा क्या है, टेन थीटा में जो थीटा है वो स्कैटरिंग एंगल है लेफ्ट फ्रेम का, थीटा डैश जो है वो स्कैटरिंग एंगल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। हमने दोनों का रिलेशन निकाला। देखिए देखो, एग्जाम में तुम यहाँ तक नहीं भी पहुंच पा रहे ना, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ स्कैटरिंग एंगल सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेफ्ट फ्रेम। तो तुम अगर यहाँ तक भी पहुंच रहे हो, ये जो वैल्यू है यहाँ तक भी करके देखो ना, तुम लोग को 90% मार्क दे देगा। ठीक है, इतना भी ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमने क्या अभी डिराइव किया है, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैटरिंग एंगल सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेफ्ट फ्रेम। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा रिकॉल एंगल रिलेशनशिप लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब यहाँ देखो, ये अभी हमने निकाला अल्फा या थीटा वन का, ये जो है ये देखो यहाँ पे लैब सिस्टम। यहाँ देखो अल्फा और थीटा वन इसमें लिख रहा है, ये जो वैल्यू है, और नीचे बीटा, तो बीटा तुम्हारा क्या है, लेफ्ट सिस्टम का रिकॉल एंगल सेंटर ऑफ मास में तुम्हारा सेम है दोनों, थीटा डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो V2 जो तुम्हारा ये ऐसे था ना, देखो ये ध्यान रखो, जो सेकेंड पार्टिकल जो नीचे की तरफ जा रहा है उससे अटैच जो एंगल है उसी को रिकॉल एंगल कह रहे हैं। ये ऊपर गया वो स्कैटरिंग एंगल था, नीचे जो आ रहा है वो रिकॉल एंगल। तो हमने वो बीटा लिखा है, फिर VCM लिखा है, नीचे V2 है। यहाँ देखो VCM हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये तुम्हारा V2 है, और यहाँ पर ऊपर में VCM है। बस तुम्हें वेक्टर डायग्राम को ध्यान रखना है, वेक्टर डायग्राम हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो VCM V2 इस वेक्टर डायग्राम में क्या होगा, देखो यहाँ पर V2 इक्वल टू VCM प्लस V2 डैश। सिमिलरली एक्स कंपोनेंट क्या होगा, V2 cos 180 माइनस थीटा एक्स कंपोनेंट प्लस VCM इक्वल टू V2 cos बीटा। ठीक है, V2 डैश cos 180 माइनस थीटा डैश प्लस VCM। ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ना, कनेक्टिंग एबव टू फिगर्स, इसको बस अच्छे से समझ लो। फिर y कंपोनेंट V2 साइन बीटा इक्वल टू V2 डैश साइन 180 माइनस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू साइन थीटा डैश डिवाइड VCM बाई V2 डैश माइनस कॉस थीटा डैश। अब तुम VCM बाई V2 डैश, ठीक है, VCM बाई V2 डैश को हम लोग सॉल्व करेंगे। VCM की वैल्यू पता है M1 U1/M1 प्लस M2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और V2 डैश इक्वल टू U2 डैश हमने डिराइव किया था कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो जहां भी डैश है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो V2 डैश इक्वल टू U2 डैश, U2 डैश की वैल्यू क्या है, U2 माइनस VCM। ठीक है, VCM की वैल्यू डाल दो, M1 U1/M1 पर से सॉल्व करोगे तो दोनों VCM और V2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों कट के वैल्यू वन हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखो रिकॉल एंगल और स्कैटरिंग एंगल, रिकॉल एंगल का ये रिलेशन हो गया टेन बीटा इक्वल टू साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाई VCM बाई V2 डैश माइनस कॉस थीटा डैश। जो डैश है थीटा डैश ये सब क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एंगल। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग निकाले थे वो स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो उसको हम अल्फा भी बोलते हैं, तो थीटा वन या थीटा ही बोल रहे हैं, जहाँ डैश है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, ये
तो सिंपल सा टॉपिक है, केपलर्स लॉ है, ये देख लेना। केपलर फर्स्ट लॉ क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारा प्लेनेट मूव करता है, ठीक है। जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको पेरिहेलियन कहते हैं, फारदेस्ट पॉइंट को एपिहेलियन कहते हैं। ये केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर सेकेंड लॉ है। केपलर सेकेंड लॉ में क्या होता है? द सन स्वीप्स ऑफ इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है? डीए बाई डी टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपना पढ़ लेना। और केपलर्स थर्ड लॉ है, ये क्या है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ये फॉर्मूला रही सो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। टी स्क्वायर ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया, ये तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस, ये रिलेशनशिप फॉलो होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ केपलर लॉ, ठीक है, देख लो क्या क्या है सैटेलाइट स्पेस मिशन। देखो लास्ट टॉपिक है, बड़ा होगा। क्या था जो तुम्हारा न्यूक्लियस का खोज किया था, केमिस्ट्री में पढ़े हो गए या फिजिक्स में 11 12 में? एक मिनट। चलो ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज हुई थी। तो इसमें सिंपली अल्फा पार्टिकल को हमने थिन गोल्ड फाइल पे बॉम्बार्ड कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसमें ये देखो, इस एक्सपेरिमेंट में जो एजम्पशन है वो कुछ कुछ देखो। अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इट इंटरेक्ट्स विथ बोथ स्मॉल इनफ टू बी कमीशन एज पॉइंट मासेस एंड चार्जेस, ठीक है। पॉइंट को हम कंसीडर करें, इतना छोटा है कि इसको पॉइंट मास एंड पॉइंट चार्ज कंसीडर। ओनली फोर्स एक्टिंग इज रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। द न्यूक्लियस इज मैसिव है, बहुत ज्यादा मैसिव है कंपेरिजन टू द अल्फा पार्टिकल, इसलिए वो जब बॉम्बार्ड हो रहा है तो वो हिल नहीं रहा है, इतना मैसिव है कि और स्कैटरिंग क्या है? इलास्टिक है, ठीक है। तो ये सब देख लेना। इलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन सब, ठीक है। तो रदरफोर्ड अब इसमें क्या है? अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड एट थिन गोल्ड फाइल, मोस्ट पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। और सम आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू आर स्कैटर्ड बैकवर्ड, ठीक है। बहुत कम ही है जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है और मैक्सिमम पास थ्रू हो जा रहा था, ठीक है। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से? कंक्लूजन निकला कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पास कर जा रहा है, इट मीन्स कि एम्प्टी स्पेस है और सर्टेन एक जगह पे छोटा सा मास है जो जहां से चीजें डेविएट हो रही है, या कुछ कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो बैकवर्ड आ जा रही है। तो उससे हमें पता चला कि एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में जो तुम्हारा न्यूक्लियस का साइज वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग, फीचर्स में ये स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली विथ एंगल, ठीक है। तो जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा? जो स्कैटरिंग के जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे। न्यूक्लियस जितना दूर जाएगा उतना ही स्कैटर्ड क्या होगा? वो पास ही हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आ रहा है,
जितना दूर रहेगा वो पास कर जाएगा, जितना नजदीक आएगा वही वही डेविएशन होगा ना यहाँ पे तुम्हारा फिर। वैलिड ओनली फॉर कूलम इंट्रैक्शन, कूलम इंट्रैक्शन कूलम फोर्स जहाँ चार्जेज होता है। ठीक है। तो अब एक है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या है? द क्रॉस सेक्शन इज ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन और स्कैटरिंग बिटवीन एन इंसिडेंट पार्टिकल एंड अ टारगेट, दिस रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव एरिया। ठीक है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, ये मान लो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल को आ रहे हैं, तो एक पैरामीटर इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, बी से, अगर इसको बी से रिप्रेजेंट कर इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको याद रखो, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? वो इफेक्टिव डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल जो आ रही है और न्यूक्लियस है वो इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्रॉस सेक्शन क्या है? मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, मतलब वो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं जहां तक इंटरेक्शन हो सकता है, स्कैटरिंग बिटवीन एन इंसिडेंट पार्टिकल एंड अ टारगेट। इट रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव एरिया ऑफर्ड बाय टारगेट पार्टिकल फॉर कोलिजन। और इसका सिंबल सिग्मा होता है, यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। वन। ठीक है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो देखो इसमें इस टाइप का होता है। मैं एक्चुअली इसका क्या डिटेल एक्सपेरिमेंट है उतना मैं नहीं करवा रहा हूँ, जरूरत। ये देखो, स्कैटर्ड हो रहा है ना इस तरह से, चारों साइड में स्कैटर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बना रहा है ये, एक इस तरह से सॉलिड एंगल बना रहा है, देख रहे हो? ऐसा ही होगा ना ये, इस टाइप का और इस टाइप का। ये जो है, यही है तुम्हारा डी सिग्मा, क्योंकि ये चारों डायरेक्शन में थ्री डी में विजुलाइज करो, थ्री डी में वो होगा, तो वही बोल रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट इनटू डी ओमेगा। ये जो है तुम्हारा क्या है? वॉल्यूम है। डी ओमेगा क्या आ रहा है? वॉल्यूम एंगल बता रहा है। और इनसे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, इसी रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ये सिग्मा आ जाता है। फिर तुम्हारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है, वो ये आता है। ये कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है। दो तीन पेज का डेरिवेशन होता है, उतना आप जरूरत नहीं है, ऑप्शंस रहते हैं। दो तीन पेज का डेरिवेशन है, सिलेबस में मेंशन नहीं है इम्पैक्ट पैरामीटर इस तरह का। ठीक है। तो ये सब है तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। ये है कॉची लिमिटेशन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग देख लो, ये हाई एनर्जी पार्टिकल में फेल हो जाता है। cannot explain scattering involving nuclear forces, not applicable for electron scattering at high energy। ठीक है। तो ये सब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक है छोटा मोटा, वो देख लेना, जैसे फोकल पेंडुलम देख लेना, फोकल पेंडुलम। ठीक है, वो एक वो देख लेना। ऑलमोस्ट तुम्हारा 80 to 90% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, ध्यान से सुन लो और प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, क्वेश्चंस नंबर सही से लिखो। ठीक है। और एक ग्रुप को एक जगह करो, मिक्स मत करो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। प्रेजेंटेशन को साफ रखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं।